आज की वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सबसे एक सवाल है, क्या वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे ज़्यादा रिटर्न लाने वाले इन्वेस्टर हैं? अगर ऐसा नहीं है तो वो इतने ज़्यादा फेमस क्यों है? उनके अलावा किसी और का हमने इतना ज़्यादा नाम क्यों नहीं सुना? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, वरना वीडियो के आखिरी में तो मैं इसका आंसर आपको बता ही दूंगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको उस लड़के की कहानी बताऊँगा जिसने रैग टू रिचेस तक का पूरा एक सफ़र तय किया है, और हम जानने की कोशिश करेंगे, और ये हम लोगों को जानना बहुत ज़रूरी भी है कि कैसे एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली में जन्म लेने वाला बच्चा दुनिया के सबसे अमीर आदमियों से एक कैसे हो गया। और हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे उन्होंने ऐसा क्या किया जो दूसरे लोग नहीं कर पाए, जिसकी वजह से वो इतना अमीर नहीं बन पाए। और वॉरेन बफेट को पूरी दुनिया जानती है। वॉरेन बफेट को ओरेकल ऑफ ओमाहा कहते हैं, और इनकी अगर मैं प्रेजेंट नेटवर्थ बताऊं तो 130 बिलियन से भी ज़्यादा की प्रेजेंट नेटवर्थ है इनकी, और ये दुनिया के सबसे मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टरों में से एक हैं। वॉरेन बफेट अभी करंटली देखा जाए तो अपनी कंपनी बर्कशायर हैथवे के CEO हैं, जो कि एक इन्वेस्टिंग कंपनी है जो डिफरेंट कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करने का काम करती है। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, क्योंकि आज की इस वीडियो का जो टारगेट है मेरा, आप लोगों को ये बताना नहीं है कि वॉरेन बफेट आज जो हैं वो क्यों हैं, वो वॉरेन बफेट आज क्या है उससे इस वीडियो का कोई मतलब नहीं है। इस वीडियो का जो मेन मोटिव है मेरा, वो बताना आप लोगों को कि वॉरेन बफेट जो आज हैं वो क्या बचपन से ऐसे थे, क्या बचपन से ही वो इतने अमीर आदमी थे जो आज हैं, और जैसा कि हम आज उन्हें जानते हैं क्या वैसे ही वो बचपन से हैं। तो इन सब सारे क्वेश्चन का आंसर आज की इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में हम मेनली 8 से 9 पॉइंट पे बात करने वाले हैं। मेनली पहला तो जो जनरल इंस्ट्रक्शन है कि हम बफेट को थोड़ा सा बैकग्राउंड देखेंगे कि बफेट कहाँ से हैं, उनके फैमिली में कौन कौन है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जो जानना बहुत जरूरी है कि बफेट की ऐसी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफीज क्या रही हैं जो वो हमेशा फॉलो करते हैं। बफेट अपने सीक्रेट्स किसे मानते हैं, वो जब उनसे कोई पूछता है तो आप बताइए कि आपकी इतनी बड़ी सक्सेस का रीजन क्या है, तो बफेट उसका क्या जवाब देते हैं, तो वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद बफेट्स ने कुछ रूल्स बताए हैं जो आज दुनिया के बहुत से लोग मानते हैं, और फिर हम उसे जानने की कोशिश करेंगे वो रूल्स क्या हैं। उसके बाद जो आप बफेट्स के अगर कभी आपने इंटरव्यू सुने होंगे तो बफेट जिसकी बात करते हैं वो है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में भी हम लोग जानने की बहुत कोशिश करेंगे, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि बफेट क्यों कहते हैं कि जो स्टॉक मार्केट है इट्स ऑल अबाउट ह्यूमन बिहेवियर। बफेट ने स्टॉक मार्केट और ह्यूमन बिहेवियर से क्यों कंपेयर किया है। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि बफेट अगर किसी कंपनी को कैसे चुनते हैं, उनका क्राइटेरिया क्या है, उनके क्या पैरामीटर्स हैं कि अगर कोई कंपनी उन पैरामीटर्स को फिल करेगी तभी बफेट उनमें इन्वेस्ट करते हैं, वरना नहीं करते, चाहे फिर वो जितनी भी अच्छी कंपनी हो। उसके बाद हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि अब तक बफेट की सबसे ज्यादा मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट्स क्या रही हैं, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे सबसे बड़ी मिस्टेक्स क्या करी उन्होंने स्टॉक मार्केट में, और उन मिस्टेक्स उन्होंने क्या सीखा है। आखिरी में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे क्या बफेट के जो प्रिंसिपल है उन्हें आज भी प्रेजेंट मार्केट सिचुएशन में अप्लाई किया जा सकता है या नहीं। और आखिरी में वीडियो को कंक्लूड करेंगे और जो क्वेश्चन मैंने पूछा है उसका आंसर करेंगे। तो जो हमारा पहला पॉइंट है बफेट का बैकग्राउंड, तो अगर देखा जाए तो बफेट का जो पूरा नाम है वो है वॉरेन एडवर्ड बफेट। बफेट का जो जन्म है वो 30 अगस्त 1930 में ओमाहा में होता है। इनके फादर का नाम होता है ओमान हावर्ड बफेट, जो कि कह सकते हैं कि एक पॉलिटिशियन थे, और बचपन से ही बफेट ने एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में जन्म लिया था। तो बचपन से ही इन्होंने अपने फैमिली की जो पैसों की दिक्कत उसको देखा था। तो यही चीज़ हमें पता चलती है कि बचपन से ही ये मनी मेकिंग, इन्वेस्टमेंट और बिजनेस में इनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आया। ये हमको ऐसे ही पता चल सकता है कि जब ये बस 11 साल के थे तो इन्होंने अपना पहला स्टॉक खरीदा, जिस उम्र में हम लोग शायद कुछ नहीं करते हैं, हम लोग को कुछ समझ भी नहीं रहती है। तो इन परेशानियों को देखते हुए बफेट ने क्या किया, बफेट जानते थे कि अगर मुझे अपने फैमिली के लिए कुछ करना है तो मुझे बहुत जल्दी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो हाई स्कूल आते आते बफेट को अपने जो इन्वेस्टमेंट थी, जो बिजनेस था, उसे इतनी सक्सेस पा चुके थे ये कॉलेज जाना नहीं चाहते थे। लेकिन जैसा कि इन्होंने अपने फादर से बोला, लेकिन इनके फादर ने इन्हें मना कर दिया और कहा कि नहीं तुम कॉलेज जाओ। तो इन्होंने फिर यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का से इन्होंने अपना कॉलेज किया। उसके बाद फिर ये अपना मास्टर्स करने के लिए कोलंबिया यूनिवर्सिटी में गए। इन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में भी अप्लाई किया था, लेकिन उनका वहाँ पे सिलेक्शन नहीं हुआ था। लेकिन कह सकते हैं कि अच्छा ही हुआ कि उनका हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में सिलेक्शन नहीं हुआ। जब वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में गए तो बफेट इस बात को खुद मानते हैं कि ये इनकी पूरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि कोलंबिया यूनिवर्सिटी में ही इनकी मुलाकात होती है बेंजामिन ग्राहम से, जिन्हें हम लोग फादर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग भी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो वैल्यू इन्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट है वो बेंजामिन ग्राहम ने ही लाया था, और बफेट जो वैल्यू इन्वेस्टिंग का जो चीजें फॉलो करते हैं वो उन्होंने बेंजामिन ग्राहम से ही सीखी थी। अब दूसरा पॉइंट, अब हम लोग बात करेंगे बफेट की जो इन्वेस्टमेंट फिलॉसफीज क्या रही हैं। बफेट ऐसी क्या फिलॉसफीज को फॉलो करते हैं जिसकी वजह से इतनी अच्छी इन्वेस्टमेंट कर पाए अभी तक। तो ऐसा माना जाता है, बफेट खुद कहते हैं कि मेरी सक्सेस का एक ही बड़ा रीजन है कि मैं जो रूल्स बनाता हूँ, जो मैंने फिलॉसफी बनाई, मैं उन्हें कभी अपनी लालच में आके
तोड़ता नहीं हूँ। इसके 5 पॉइंट है इसके अंदर जिसे वो हमेशा कभी भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले ध्यान रखते हैं। पहला है कि वो वैल्यू इन्वेस्टिंग पे ध्यान देते हैं। वैल्यू इन्वेस्टिंग का सिंपल सा मतलब ये होता है कि आप ऐसी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करो जिनका जो करंट प्राइस है वो उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे ट्रेड होना चाहिए। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब क्या है, कंपनी के पास जितने भी एसेट्स हैं उनकी जो रियल वैल्यू है वो उसके करंट प्राइस से ज्यादा होनी चाहिए, तो बफेट उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। दूसरा है वो कंपनीज के फंडामेंटल्स पे ज्यादा ध्यान देते हैं, ना कि किसी न्यूज पे। बफेट न्यूज पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, वो कंपनीज के फंडामेंटल्स को डीपली चेक करते हैं, उसकी बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, हर चीज वो अपने खुद रीड करते हैं। तीसरा पॉइंट है बफेट की किसी भी अगर किसी कंपनी को इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो बिजनेस की तरह करते हैं। बफेट ये नहीं देखते कि मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, बफेट देखते हैं कि मैं एक बिजनेस इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ और बिजनेस को ग्रो करने में टाइम लगता है। तो बफेट फिर जब एक किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो वो रोज उसका प्राइस नहीं चेक करते, वो जानते हैं जब मैंने किसी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया है तो उसे ग्रो होने में टाइम तो लगेगा। चौथा पॉइंट है कि बफेट हमेशा लॉन्ग टर्म होल्डिंग पे ही ध्यान देते हैं। बफेट कहते हैं अगर आप किसी स्टॉक को खरीद रहे हो और उसे अगर आप 10 साल के लिए होल्ड नहीं कर सकते तो उसे आप 10 मिनट में होल्ड मत करिए। बफेट सिंपल सा रूल कहते हैं कि मुझे शॉर्ट टर्म मार्केट में क्या हो रहा है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे तो लॉन्ग टर्म देखना है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में क्या होता है उससे मुझे मतलब है। शॉर्ट टर्म की तो मार्केट जो उसका प्राइस है वो तो शॉर्ट टर्म न्यूज पे फ्लक्चुएट करता ही रहेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में जिस कंपनी में फंडामेंटल अच्छे होंगे उसको ऊपर जाना ही जाना है। और जो पांचवा पॉइंट है हमारा वो है क्वालिटी ओवर प्राइस। बफेट कहते हैं मैं एक अच्छी कंपनी को एक महंगे दाम में खरीद सकता हूँ, इसके बजाय मैं एक बेकार कंपनी को सस्ते दाम में खरीदूं। अगर आप ये जो थॉट है इसको समझे होंगे तो आप इसकी जो इंपॉर्टेंस है उसको समझ पाए होंगे। तो हमारा तीसरा पॉइंट है वो बफेट्स कैसे क्या सीक्रेट्स रहे हैं जिसने इनकी इतनी मदद करी इतनी ज्यादा सक्सेस पाने में। तो ये बफेट ने खुद माना है कि जो स्टॉक मार्केट है वो डे टू डे चेंज होता रहता है। अगर आपको स्टॉक मार्केट में टिके रहना है तो आपको लगातार पढ़ते रहना होगा। स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट रीडिंग। तो इन्होंने पहला एम्फेसिस देते हैं रीडिंग में, मतलब एजुकेशन पे, और दूसरा वो एम्फेसिस देते हैं पेशेंस। बफेट कहते हैं लगातार इसमें आपको पढ़ते रहना है, क्योंकि डे टू डे मार्केट चेंज होती रहती है। कभी मार्केट सेंटीमेंट चेंज हो जाएगा, कभी इन्वेस्टर सेंटीमेंट चेंज होगा, कभी इंडस्ट्रीज में कुछ चेंज आएगा या पूरी इंडस्ट्रीज बदल जाएंगी। तो आपको लगातार पढ़ते रहना होगा, आपको समझते रहना होगा कि किस एरिया में ज्यादा ग्रोथ आएगी, किस एरिया में ग्रोथ अभी स्लो होने वाली है। और इसके साथ साथ सबसे ज्यादा जरूरी है वो है आपका पेशेंस। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो आप पैनिक में स्टॉक को सेल करके निकल जाओगे और आप हमेशा लॉस ही बुक करोगे और कभी भी आप प्रॉफिट नहीं बना पाओगे। तो ये दो मेन सीक्रेट्स बफेट्स कहते हैं, एक कंटिन्यूअस लर्निंग और पेशेंस। ये दो चीज जो है वो सीक्रेट्स हैं बफेट के, जो मानते हैं कि मेरी सक्सेस का सबसे बड़ा रीजन यही है। चौथा पॉइंट है हमारा, आप जानेंगे बफेट्स कैसे रूल्स क्या है। बफेट ने मेनली 2 रूल दिए हैं, पहला रूल भी बहुत अच्छा है और दूसरा रूल आप जानेंगे तो और भी अच्छा लगेगा आपको। पहला रूल है बफेट का कि नेवर लूज योर मनी, मतलब हम मार्केट में आना है तो कभी भी अपने पैसे को रिस्क पे नहीं लगाना है। इस बात का हम सबको ध्यान रखना होता है कि क्योंकि भाई हम सबका जो मनी है सबके पास लिमिटेड होता है और हम सबके पास अपना हार्ड एंड मनी होता है, तो कोई भी अपना पैसा कभी भी लूज करना नहीं चाहता। लेकिन कभी कभी हम लोग ऐसे पैसे, क्योंकि पैसे में हम लोग इमोशंस ला देते हैं, तो इमोशन की वजह से कभी कभी हम स्टॉक मार्केट में आके गलतियां कर जाते हैं, उसी गलती में फिर हमारे पैसे लॉस होते हैं। तो बफेट्स कहते हैं कि सिंपल सा पहला रूल यही बनाएंगे, मुझे कुछ भी चाहे मैं स्टॉक मार्केट में कैसे भी स्टॉक खरीदूं, लेकिन मेरा पहला मोटिव होना चाहिए कि मुझे अपने पैसे लूज नहीं करने हैं। और दूसरा रूल सबसे अच्छा है कि पहले रूल को कभी मत भूलिएगा। बफेट इसीलिए एम्फेसिस देते हैं क्योंकि बफेट जानते हैं कि स्टॉक मार्केट में आते हैं, अगर आपको समझ नहीं है तो आप उसमें बहुत पैसे लूज कर सकते हैं और फिर आप पैसे लूज करके स्टॉक मार्केट को आप समझेंगे तो गैम्बल है और आप स्टॉक मार्केट में फिर कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, जो कि ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। अब 5वां पॉइंट हमारा पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पावर ऑफ कंपाउंडिंग हम लोग जैसे हमेशा हम लोग अपनी क्लासेस में पढ़ते हैं कि एक सिंपल इंटरेस्ट होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है कि जो हमें बैंक देते हैं, बैंक अगर आपने उसमें 100 रुपये रखा है तो बैंक अगर आपको 10% भी इंटरेस्ट रेट देते हैं, जो कि बहुत रेयर ही होता है कि बैंक कभी आपको 10% दे। तो अगर आपने 1 साल उसमें पैसा रखा तो आपको जो नेक्स्ट ईयर आपका पैसा रहेगा वो 110 रुपये हो जाएगा, मतलब 100 रुपये जो आपको पहले था और 1 साल का जो आपको 10 रुपये इंटरेस्ट मिला 110, और दूसरे साल वही 10 उसमें 10 रुपये और ऐड हो जाएगा, वो हो जाएगा 120 रुपये। लेकिन कंपाउंडिंग के साथ ऐसा नहीं होता। कंपाउंडिंग में अगर आपने किसी कंपनी में इन्वेस्ट करके रखा है और वो 10% के CAGR से भी ग्रो करती है, तो अगर आपका पहले ईयर आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किए तो 1 साल के बाद वो आपका 110 रुपये होगा, लेकिन दूसरे साल वो आपका पैसा आपको 100 रुपये से नहीं 10% देगा, वो आपको 110 रुपये से देगा। तो मतलब अब दूसरे ईयर आपके पास 121 रुपये होंगे, मतलब 110 + 11 टोटल हो जाएंगे 121। तो अभी आप कहेंगे 1 रुपये का डिफरेंस आ रहा है, लेकिन जब आप ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम देखेंगे, जब आप इसे 30-40 साल में देखेंगे तो इसकी जो कर्व जाता है वो एक एक्सपोनेंशियल जाता है। बफेट कहते हैं कंपाउंडिंग की पावर आपको एकदम 2, 4, 5 साल या 6 साल में नहीं पता चलेगी। अगर आप जब लॉन्ग टर्म खेलते हो स्टॉक मार्केट में तब आपको रियल पावर ऑफ कंपाउंडिंग पता चलती है। बफेट की जो मेजॉरिटी ऑफ जो इनकी जो वेल्थ है वो उनके 50 साल के बाद क्रिएट हुई है,
और आज 50 साल से इतनी उनकी ज़्यादा कितनी वेल्थ क्रिएट हुई तो हम सभी देख रहे हैं। लेकिन 50 साल तक उनके पास कुछ भी वो कुछ मिलियन, उनके पास कुछ अराउंड मिलियंस में ही थे। लेकिन 50 साल के तुरंत बाद ही उनका जो कंपाउंडिंग का कर्व इतनी ऊपर जाता है कि आज वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी में से एक है। इस कंपाउंडिंग की जो पावर है इसको समझाने के लिए बफेट ने बहुत जगह एक स्नो बॉल मूवमेंट का एक एग्जाम्पल देते हैं। कहते हैं कि जैसे मानो आपने एक पहाड़ से एक बड़ी सी स्नो की एक बॉल बनाई और उसको आपने पहाड़ से धक्का दे दिया। जैसे जैसे वो नीचे आती जाती है वो राउंड करती है, जैसे जैसे वो राउंड करती जाएगी उसका जो साइज वो बड़ा होता जाएगा। वो कहते हैं सेम इसी तरह कंपाउंडिंग भी काम करती है। शुरुआत में तो आपको पता नहीं चलता कि आप कंपाउंडिंग काम कर भी रही है कि नहीं, लेकिन जब आप किसी भी कंपनी में स्टॉक में इन्वेस्ट रहते हो, जब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप देखते जाते हो कि हाँ अब मेरी इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा बढ़ती जा रही है। अचानक फिर आपको स्टार्टिंग में आपको शायद 5 साल 10 साल ना समझ में आए, लेकिन जब जहाँ 20 साल 25 साल होंगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ मुझे कितना अच्छा फायदा कंपाउंडिंग देती है। हमारा 6 पॉइंट है कि बफेट ह्यूमन बिहेवियर को कैसे समझते हैं। बफेट कहते हैं कि स्टॉक मार्केट एक लगातार चलने वाली एक लड़ाई की तरह होता है। क्यों? क्योंकि जिस स्टॉक को कोई खरीद रहा होता है उसी समय उसी स्टॉक को कोई बेच रहा होता है। किसी को उस समय लगता है कि अभी स्टॉक किसी काम का नहीं है और किसी को लगता है कि अभी स्टॉक में अपॉर्चुनिटी है, मैं इसको अब खरीदूंगा। कुछ हमेशा ग्रीड में रहते हैं कि अब ये अच्छा जा रहा है वो अच्छा जा रहा है। कुछ लोग फियर में रहते हैं कि अब ये नीचे जा रहा है इसको मैं बेच देता हूँ। कुछ लोग सोचते हैं कि क्या मैं प्रॉफिट अभी बुक करूँ या मैं इसे रहने दूँ। तो ये सब जो क्वेश्चन है हमेशा सभी इन्वेस्टरों के दिमाग में चलते रहते हैं। इसलिए बफेट कहते हैं कि अगर आपको स्टॉक मार्केट को समझना है तो आप ह्यूमन बिहेवियर को समझो, क्योंकि अगर आप ह्यूमन बिहेवियर को जानते हो तो आप समझ जाओगे कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करेगा। क्योंकि ऐसा हम सब नोटिस करते हैं कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, जैसे ही कोई ख़राब न्यूज़ आती है तुरंत पैनिक सेल हो जाता है। रिटेल इन्वेस्टर तुरंत डर के और बेचते हैं और वो और नीचे जाता है। तो सेम रीजन वैसे ही होता है ना। तो आपको ह्यूमन बिहेवियर को समझना बहुत जरूरी है। बफेट कहते हैं कि आपको कभी भी स्टॉक का प्राइस नहीं देखना चाहिए, आपको देखनी चाहिए उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू। कंपनी को कभी भी प्राइस के बेसिस पे जज करोगे तो हमेशा मानो अगर एक बार आप सही हो सकते हो, 2 बार सही हो सकते हो, लेकिन आप मेजोरिटी ऑफ द टाइम सही नहीं हो सकते। कभी ना कभी ऐसे आपको बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा। तो हमेशा कंपनीज के फंडामेंटल्स में जाओ, हमेशा उसके इंट्रिंसिक वैल्यूज को देखो। कंपनी रियल में क्या अच्छा बिजनेस कर रही है, करंट प्राइस क्या, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अभी कंपनी की क्या सिचुएशन है और आगे फ्यूचर में क्या रहेगी, हमें मेनली उस पर ध्यान रखना चाहिए। और बफेट का एक कोट भी है कि बफेट कहते हैं कि स्टॉक मार्केट एक ऐसा डिवाइस है जो कि मदद करता है जिन इम्पेशेंस लोगों के पास जो मनी उसको ट्रांसफर करता है पेशेंस लोगों के पास। मतलब जो जिनके पास पेशेंस नहीं होता वो बेच देते हैं और जिनके पास पेशेंस होता है वो उसको होल्ड करके रखते हैं। वो जानते हैं कि अभी मैं होल्ड कर रहा हूँ, चाहे जो जाए मुझे पता है कि आगे चल के आगे इसको बढ़ना ही है। बफेट कहते हैं स्टॉक मार्केट में स्टे पेशेंट, स्टे कंपोज एंड लेट द मार्केट प्ले इट्स गेम। बफेट कहते हैं शांत रहो, कंपोज रहो, ज़्यादा पैनिक मत करो और जैसा मार्केट चल रहा है उसे चलने दो, क्योंकि एट द एंड मार्केट को ऊपर ही जाना है। क्योंकि आप खुद ही सोचो, अगर स्टॉक मार्केट को रुकना है तो कंपनी की पूरे देश की इकोनॉमी रुकनी होगी और अब तो किसी भी देश की इकोनॉमी कभी नहीं रुकेगी। अब हमारा 7 पॉइंट है कि बफेट के क्या क्राइटेरिया हैं जो किसी इन्वेस्टमेंट करने से पहले वो किसी भी कंपनी में जरूर देखते हैं। पहला, जैसे मैंने पहले बताया कि वो इसके स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट को देखते हैं। जैसे किसी भी गाड़ी को चलाने वाला एग्जांपल लेते हैं कि हाईवे में आप कोई कार चला रहे हो तो उसको सबसे ज्यादा उस गाड़ी में बैठा हो कौन जरूरी है, उसका ड्राइवर, क्योंकि ड्राइवर के ऊपर डिपेंड होता है कि वो गाड़ी चाहे लगा दे या एक्सीडेंट हो सकता है। लेकिन इसी तरह सेम टू सेम इसी तरह कंपनीज में होता है। अगर कंपनी को चलाने वाले ही ठीक नहीं है, अगर उनमें कैपेबिलिटी नहीं है तो हमारे आगे चल के कंपनी क्या करेगी हमें नहीं पता। तो अगर आपको सबसे पहले किसी भी कंपनी को देखना है तो उसके मैनेजमेंट में भी आपको जरूर देखना चाहिए कि क्या मैनेजमेंट कैसा है। मैनेजमेंट में जो लोग हैं क्या उन्हें जिस इंडस्ट्री में कंपनी काम कर रही है उसमें उनको उसमें नॉलेज है कि नहीं, और उनका पास्ट रिकॉर्ड कैसा है, क्या कंपनी किसी तरह के फ्रॉड में तो नहीं रही है, उसके जो इसके प्रमोटर्स हैं वो किसी तरह फ्रॉड में तो नहीं इन्वॉल्व हैं, उनके ऊपर कोई आज तक कोई केस तो नहीं हुआ है किसी तरह का। ये सारी चीज़ें आपको जरूर चेक करनी चाहिए। तो दूसरा पॉइंट है उनका, कंपनी के पास एक मोट होना चाहिए। मोट मतलब क्या होता है, एक कम्पिटिटिव एडवांटेज। देखो कंपनीज, आप मानो आप किसी भी सेक्टर में जाते हो उसमें बहुत सारी कंपनीज होगी, लेकिन जिस कंपनी को आप चूज कर रहे हो उसके पास कुछ तो डिफरेंट होना चाहिए ना, जिसके वजह से जो उसके कॉम्पिटिटर्स वो आगे निकले। अगर उसके पास कुछ भी ऐसा यूनिक नहीं होगा, जैसे हम लोग यूएसपी बोलते, यूनिक सेलिंग पॉइंट, तो कंपनी वो क्या होगा, एट द एंड सभी कंपनी एक जैसे ही बराबर लेवल में परफॉर्म करेंगी। लेकिन अगर किसी कंपनी में कोई एडवांटेज है, वो अब ये एडवांटेज किसी तरह हो सकता है, या उसके प्राइस का एडवांटेज हो सकता है, या उसके ब्रांड का एडवांटेज हो सकता है, या किसी भी चीज़ का एडवांटेज हो सकता है कि जिसकी वजह से वो अपने कॉम्पिटिशन से बहुत आगे निकल जाती है। जिस भी कंपनी के पास मोट है वो होता है, उससे इन्हें बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। इससे क्या होता है, इनके पास ये अपनी अर्निंग बढ़ा सकते हैं। ये अगर कभी इन्फ्लेशन सिचुएशन आती है तो अपने प्राइसेस को इंक्रीज कर सकते हैं और मोट होने की वजह से लोग इनके प्रोडक्ट को खरीदेंगे, तो इनके मार्जिन अच्छे होते हैं,
इनकी बैलेंस शीट काफी अच्छी होती है और इनके पास कैश बहुत होता है। मेनली ऐसा नहीं अगर किसी कॉम्पिटिटर कोई और प्रोडक्ट ले आया तो जिसकी वजह से इनको कोई दिक्कत है, ऐसा नहीं होता। इनके पास एक मोट होता है, मोट इन्हें अलाउ करता है कि आप सेम प्रोडक्ट को अच्छे प्राइस से बेच सको। अगर इसका मैं एग्जांपल लूं, जैसे अब क्या है, ज्वेलरी है, ज्वेलरी तो बहुत जगह है, लेकिन जैसे जो तनिष्क है उसमें जो लीडर में आता है, अगर वो कोई नई ज्वेलरी लाता है और थोड़ी महंगी भी लाता है तो लोग उसे खरीद लेते हैं क्योंकि जानते हैं कि उसके पास एक ब्रांड नेम है। तो उसका मोट क्या हुआ, एक ब्रांड हुआ। लेंसकार्ट एक ब्रांड नेम हो जाता है। जैसे हम लोग सामान खरीदते हैं, फॉर्चून का कोई सामान आता है तो उसको हम लोग ट्रस्ट करते हैं कि हाँ फॉर्चून एक ब्रांड है, तो उसका कुछ अगर कुछ चीज महंगी भी है तो हम लोग खरीद लेते हैं। तो यही अलाउ करता है कि मेनली मोड का काम यही होता है कि आपको वो ज्यादा एक कैसे तो लिक्विडिटी देता है कि आप सेम चीज को अच्छे दाम पे बेचो, आपके पास प्रॉफिट होते हैं। हमारा तीसरा पॉइंट है वो आप सब जानते ही हो कि बफेट स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स पे ध्यान देते हैं। स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स में हम लोग क्या क्या इंक्लूड करेंगे कि कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कैसी है, कंपनी की बैलेंस शीट हेल्दी है कि नहीं, कंपनी का ROE ROCE कैसा है, कंपनी का कह सकते हो कि कंपनी का जो पास्ट रिकॉर्ड रहा है कि कंपनी पास्ट में कैसे परफॉर्म करती है और फ्यूचर में क्या एंटिसिपेट किया जा सकता है कि कंपनी कितने लेवल पे तो ग्रो करेगी। और बफेट ये भी ध्यान रखते हैं कि मैं जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, मेनली वो सबको यही बताते हैं। अगर आप कभी उनका इंटरव्यू, कभी भी बड़े बड़े इंटरव्यू उनको सुनना, तो आपको ये समझ में आएगा वो हमेशा फंडामेंटल्स की ही बात करते हैं क्योंकि वो जानते हैं चाहे जो हो, अगर किसी कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हो, भले ही उसका प्राइस आज उसके फंडामेंटल्स नीचे, एक टाइम के बाद आके उसके प्राइस को उसके फंडामेंटल्स को मैच करना ही होगा। चौथा पॉइंट है वो अंडरवैल्यूड स्टॉक ही ढूंढते हैं। उनको उनका मानना है कि मैं ऐसे किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा जिसकी प्राइस ओवर वैल्यू हो। वो हमेशा ऐसे ही स्टॉक इन्वेस्ट करते हैं जो कि अपनी जो इंट्रिंसिक वैल्यू से लो में ट्रेड कर रहे होंगे। इसके पॉइंट तो हम पहले भी बात कर चुके हैं। आज जो हमारा पांचवा पॉइंट है वो है सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस। बफेट का ये बहुत अच्छा रूल है, इसको हम लोग को खुद इंप्लीमेंट करना चाहिए क्योंकि ऐसा है हम लोग की नॉलेज लिमिटेड है और जहां हमको अपनी नॉलेज बढ़ाती रहनी चाहिए, हमको हर सेक्टर के बारे में पता होना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे सेक्टर हैं जिनके बारे में अब जैसे जो बहुत इमर्जिंग सेक्टर है, जैसे ब्लॉकचेन है, AI है, अभी हम लोग उतना नहीं जानते उनके बारे में। बफेट यही कहते हैं कि अगर आप किसी भी बिजनेस को नहीं समझते हो तो आपको उस बिजनेस में जितनी भी कंपनीज उनमें आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। जैसे ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स है, बफेट कहते हैं कि मैं जानता था कि मुझे ये अच्छे स्टॉक है लेकिन मुझे उस इंडस्ट्री की समझ नहीं थी तो मैंने इन्वेस्टमेंट नहीं किया। अब लोग इसे चाहे जो कहें, लेकिन बफेट का मानना है कि अगर जो कोई बिजनेस मुझे समझ में नहीं आता तो मैं उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा, फिर वो चाहे जितना ही अच्छा हो। अब हमारा जो 8 पॉइंट है जो कि जानना बहुत जरूरी है कि बफेट के सबसे फेवरेट स्टॉक क्या है। अगर अभी हम प्रेजेंटली देखें जो बर्कशायर हैथवे की सबसे ज्यादा जिसमें होल्डिंग्स है वो है सबसे पहले एप्पल है। अभी तक बफेट ने कभी भी कोई टेक्नोलॉजी स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करते, लेकिन बफेट अपने आप को ओवर द पीरियड टाइम अडेप्ट करते हैं। तो हम लोगों को भी यही करना है क्योंकि अगर आप मार्केट साथ बदलोगे नहीं तो आप मार्केट को कभी भी आप मार्केट में टिक नहीं पाओगे। ये रूल है, अगर आपको मार्केट में टिकना है तो आपको समय के साथ चेंज करना होगा। 5.5% से ज्यादा की होल्डिंग है बर्कशायर हैथवे की एप्पल में। बैंक ऑफ अमेरिका में मोर देन 10% ये होल्ड करते हैं। कोका कोला जो इनका सबसे ज्यादा फेवरेट स्टॉक में है वो 9.4% से ज्यादा होल्डिंग है इनकी। और अमेरिकन एक्सप्रेस जो कंपनी है उसमें इनकी 18.3% होल्डिंग है। और इसी तरह के बहुत सारे स्टॉक हैं, आप चाहो तो गूगल में जाके चेक कर सकते हो कि बर्कशायर हैथवे की जब सबसे लार्जेस्ट होल्डिंग क्या है। लेकिन अब हमारा जो 9 पॉइंट है वो सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि सक्सेस की बातें तो सब करते हैं, लेकिन जो मेन बात है वो है फेलियर। बफेट किन स्टॉक में अगर बफेट से कोई पूछता है बफेट अपने आप को ड्रॉबैक या उनकी गलतियां क्या मानते हैं। बफेट मानते हैं उन्होंने जो सबसे खराब इन्वेस्टमेंट करी थी वो थी कोनोफिलिप। वो कोनोफिलिप क्या है कि एक बफेट ने इसमें एक बहुत बड़ा स्टेक खरीदा था। उनको लगा था कि कंपनी बहुत अच्छा करेगी, लेकिन कुछ जब इन्वेस्ट करने के कुछ समय बाद इन्हें समझ में आया कि जिस वजह से मैंने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट की, इतनी रिसर्च की, उसके बाद बफेट गलत हुए। क्यों हुए? क्योंकि बफेट कहते हैं कि मैं उस स्टॉक में कह सकते हो कि मैंने सोचा कि फ्यूचर में बहुत अच्छा कर सकता है तो मैंने उसको हाई प्राइस में खरीदा, जिसकी वजह से मुझे इसमें लॉस करना पड़ा। तो यही, चाहे बिजनेस जितना भी अच्छा दिख रहा हो उसमें आप कभी भी ओवर प्राइस मत पे करो। किसी भी आप इसके लिए सबसे अच्छा होता है कि आप PE रेशियो को चेक करो, आप इंडस्ट्री PE रेशियो चेक करो, फिर उसका देखो जिस कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो उस कंपनी का PE क्या है, क्या इंडस्ट्री एवरेज उसका PE ज्यादा है, अगर ज्यादा है तो क्यों, उसका एक स्पेसिफिक रीजन होना चाहिए आपके पास। अगर आप सिर्फ फ्लो में या कंपनी का सिर्फ नाम में बह के अगर आप ऐसा इन्वेस्ट करते हो कि किसी ने आपको बता दिया कि नहीं इन्वेस्टमेंट ये कंपनी बहुत अच्छी है, तो ऐसा आपको 1-2 बार शायद आप सही हो जाओ, लेकिन ऐसा कभी होगा कि आपको उसमें काफी बड़े लॉस बुक करने पड़ेंगे। दूसरा जो बेकार इन्वेस्टमेंट उन्होंने की वो थी US एयरलाइन में। उनको लगा कि अब एयरलाइन सेक्टर बहुत ज्यादा अच्छा कर रहा है तो मैं US एयरलाइन में इन्वेस्टमेंट करता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिस वजह से उन्होंने ऐसा किया था। और बफेट कहते हैं कि मैंने US एयरलाइन में इसलिए भी इन्वेस्टमेंट किया था क्योंकि उस समय जिस समय इन्वेस्टमेंट कर रहे थे उस समय इन्वेस्टर का फेवरेट था ये, तो इन्होंने भी फ्लो में बैठ के उसमें इन्वेस्टमेंट कर दी। लेकिन कुछ टाइम के बाद इन्हें भी फिर से वही चीज समझ में कि इनसे गलती हुई, लेकिन इसमें इनका लक्ष्य साथ देता है कि इनको एक अच्छे टाइम पे इन्होंने इसमें एग्जिट किया लेकिन प्रॉफिट में। लेकिन वो ये पूरी तरह से एक लक ही था क्योंकि शायद अमेरिका किसी तरह के वॉर में इन्वॉल्व हो गया था, जिसकी वजह से जो ये कंपनी थी वो उसमें लॉजिस्टिक की सर्विसेज प्रोवाइड की, जिसकी वजह से काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल हुई थी। उसमें बफेट को एक चांस मिला कि उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की, वरना बफेट जानते थे अगर ऐसा नहीं होता तो
बफेट को इसमें बहुत ज़्यादा जो पैसे थे वो लॉस हुए थे। चौथी थी, बफेट ने एक डेक्स्टर शूज नाम की कंपनी थी उसमें इन्वेस्टमेंट किया। उनको लगा कि एक शूज की कंपनी है, काफी ज्यादा डिमांड है, अच्छा कर सकती है फ्यूचर में, और इसका जो इकोनॉमिक मूड उन्हें अच्छा लगा, शायद ही प्राइसिंग का था। लेकिन उन्हें समझ में आया जिस वजह से उन्होंने इसमें इन्वेस्टमेंट करी थी वो वजह ही नहीं रही। जो उसका एक यूनिक पॉइंट था वो धीरे धीरे उसमें चला गया, जिसकी वजह से कंपनी कभी ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं हो पाई। तो बफेट इसको भी अपनी गलती मानते हैं। और सबसे बड़ी गलती बफेट जो मानते हैं वो मानते हैं कि उन्होंने जो गूगल में इन्वेस्टमेंट नहीं करी, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया बफेट सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस को फॉलो करते हैं, मतलब उनको जो बिजनेस समझ में आता है उसी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। गूगल एक ऐसे टेक स्पेस में था जो ज्यादा नहीं समझते। बफेट ने ज्यादा कोई टेक में इन्वेस्टमेंट करी भी नहीं, क्योंकि वो ये बिजनेस उन्हें ज्यादा समझ नहीं आता। बस उनकी सबसे जो अभी उन्होंने टेक में इन्वेस्टमेंट करी वो एप्पल है, वो हम सब जानते हैं। इसीलिए अगर हम लोग चाहे आप गलती कह सकते हैं या वो उनको अपने रूल्स पे पक्का कह सकते हैं कि वो अपने रूल्स कभी नहीं तोड़ते। अगर शायद वो गूगल में इन्वेस्टमेंट करते तो उनकी नेटवर्थ आज और भी ज्यादा होती। अब इस वीडियो का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग कहोगे कि अंकित जो तुमने मुझे बताया ये पास की बात है, अब मुझे ये बताओ क्या जो बफेट के जो प्रिंसिपल आज प्रेजेंट में अप्लाई किया जा सकता है कि नहीं? तो इसका सिंपल आंसर है हाँ, क्योंकि स्टॉक मार्केट हमेशा सारे रूल सेम ही चलते हैं। ये हम लोग हैं जो इसे कॉम्प्लेक्स बनाते चले जाते हैं। हम लोग जल्दी प्रॉफिट बनाने के चक्कर में बहुत खतरनाक इन्वेस्टमेंट करते हैं। किसी पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर देंगे, किसी ओवर वैल्यू कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिसकी वजह से हम फिर जल्दी हमको कभी इसमें प्रॉफिट होता नहीं है और फिर हम इसको लॉस में बुक करके और हमें फिर नुकसान होगा। हम इसमें लॉस बुक करके हम मार्केट से एग्जिट ले लेंगे और कभी फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करते और एक अलग से ऐसी धारणा बना लेंगे कि स्टॉक मार्केट तो सिर्फ बड़े लोगों का होता है, छोटे इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं सकते। लेकिन ऐसा नहीं होता। बफेट कहते हैं कि उन्होंने जो प्रिंसिपल दिए उसको आप फॉलो करो, आपको गारंटी है कि आपको उसमें प्रॉफिट होगा ही होगा। क्योंकि आप कह सकते हो इन्वेस्टिंग बहुत सिंपल है। इन्वेस्टिंग क्या है कि आप इन्वेस्टिंग में आप क्या करते हो, आप देश की जो ग्रोथ है उस पर पैसा लगाते हो। अगर देश को ग्रोथ करना है तो इंडस्ट्रीज को ग्रोथ करना होगा और इंडस्ट्री को ग्रोथ करने के लिए पैसा चाहिए। और अगर आप जब वो पैसा लगाते हो तो पक्का है कि इंडस्ट्री ग्रो करेंगे। शायद आपको एक में लॉस हो जाए लेकिन मेजोरिटी ऑफ द टाइम आपको फायदा ही होगा। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग को हमेशा ध्यान में रखिए। मुझे वैल्यू इन्वेस्टिंग करनी है, ऐसा नहीं कि कोई मुझे ये बता रहा है कि भाई इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दो, ये बहुत अच्छी है आज और कल शायद ये तुम्हें बहुत अच्छा प्रॉफिट देगी जाए, ऐसा नहीं। आप क्या करो, अगर चलो आपको किसी ने कोई स्टॉक बता भी दिया तो आप उसको चेक करो कि आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग का जो प्रिंसिपल है वो फॉलो कर रही है कि नहीं। वैल्यू इन्वेस्टिंग सिंपल मतलब कि आप उसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू से चेक करो, क्या वो जो कंपनी जो करंट प्राइस में ट्रेड कर रही है वो उसके इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रही है कि ऊपर। अगर ऊपर है तो आपको उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। दूसरा चीज है बफेट हमेशा एम्फसाइज करते हैं कि आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे ही ध्यान देना है। शॉर्ट टर्म पे बफेट सिंपल कहते हैं आपको लॉन्ग टर्म में पैसा बनाना है तो आपको उतनी नॉलेज की जरूरत नहीं है। लेकिन शॉर्ट टर्म में अगर आपको आप शॉर्ट टर्म में बहुत जल्दी पैसा बनाना चाहते हो तो आप स्टॉक मार्केट में आपको नहीं आना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म के चक्कर में हमारा बहुत ज्यादा लॉस होता है। जितने भी ट्रेडर होते हैं, मेजोरिटी ऑफ जो ट्रेडर होते हैं उनके पैसे जाते ही हैं, हमेशा वो पैसे लूज। लेकिन मेजोरिटी ऑफ जो ट्रेडर होते हैं जो हमारा जो नॉर्मल अभी ट्रेडिंग सीखना शुरू करते हैं उनका बहुत लॉस होता है। अब बिजनेस की क्वालिटी बहुत जरूरी है। आप एक अच्छे हमेशा राइजिंग और ग्रोइंग सेक्टर में ही हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अब अंकित कहोगे कि अंकित मुझे प्रेजेंट का एग्जांपल दो, जैसे अब कोई मुझे कहे कि अब तुम कन्वेंशनल जो एनर्जी उनके उस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करो तो मैं कभी नहीं करूंगा। अब कोई मुझे अगर कहे कि भाई अभी आप सोलर में इन्वेस्टमेंट करो, आप ईवीज में इन्वेस्टमेंट करो, तो उसमें एक लॉजिक बनता है कि हाँ क्योंकि पॉल्यूशन बहुत बढ़ता जा रहा है, चाहते हैं ना चाहते हुए भी सबको अब ईवीज में शिफ्ट होना पड़ेगा। जो सनराइजिंग सेक्टर है उसमें हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन अब कोई कहते हैं आप कोल में इन्वेस्टमेंट करो तो मैं कोल में इन्वेस्टमेंट कोई नहीं करेगा ना, और ये बात आप खुद समझनी चाहिए आपको। जो चौथा चीज है ये आप इस पॉइंट को अच्छे समझना है कि जो अगर आप स्टॉक मार्केट में आते हो तो जो मार्केट करेक्शन है वो बहुत नॉर्मल। मार्केट हमेशा उठती है गिरती है, ये हमेशा चलता रहेगा। लेकिन आपको हमेशा एक ओवरऑल ग्राफ देखना चाहिए। मार्केट गिरती है उठती है फिर उठेंगी फिर गिरेंगी, लेकिन जो ओवरऑल ट्रेंड जाता है वो मार्केट हमेशा ऊपरी तरफ जाती है। शॉर्ट टर्म में हाँ शायद मार्केट 1 साल परफॉर्म ना करे, 2 साल ना करे, लेकिन 3 साल 4 साल 5 साल के बाद मार्केट ऊपर जाएगी ही जाएगी, क्योंकि इकोनॉमी को ग्रो करना है, स्टॉक मार्केट को तो ऊपर जाना ही होगा। तो आज की वीडियो यहीं तक। अब हम वीडियो को कंक्लूड करते हैं। ये वीडियो काफी लंबी हो गई है, अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो बहुत सारा आपको थैंक यू है, क्योंकि अगर आप इतनी देर तक वीडियो सुन रहे हैं मतलब आप स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, और ये होना भी चाहिए, क्योंकि अब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम लोग जो डेली लाइफ में जो काम करके जो सैलरी जो अर्न होती है वो तो होती है, लेकिन एक ही आपका एक पैसिव वे बन सकता है कि आप अपने पैसे को ग्रो कैसे कर सकते हो। क्योंकि वी एज अ इंडियन हम लोग इनकम करने में बहुत अच्छे होते हैं, हम लोग सेव करने में बहुत अच्छे, लेकिन हम अपने पैसे को कभी ग्रो पे ध्यान नहीं देते। लेकिन अब इतना इन्फ्लेशन इतना बढ़ता जा रहा है कि अब हमें पैसे की ग्रोथ पे ध्यान देना होगा, कैसे जो हमारे पैसे हम इसको ग्रो कैसे किया जा सकता है। तो हम लोग इस वीडियो को कंक्लूड करेंगे, और अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो एक लाइक तो बनता है। और
अगर आप मुझे किसी तरह का सजेशन देना चाहते हैं या वीडियो में आपको किसी चीज़ की कमी लगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और जो स्टार्टिंग में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर ये है कि वॉरेन बफेट दुनिया में सबसे ज़्यादा रिटर्न लाने वाले इन्वेस्टर नहीं है, लेकिन कंसिस्टेंट सबसे ज़्यादा रिटर्न लाने वाले इन्वेस्टर है। मतलब वॉरेन बफेट की जो अराउंड जो CAGR ग्रोथ रही वो 19-20% के आसपास ही रहती, लेकिन वो ये जो ग्रोथ है उन्होंने अराउंड उनको अब इन्वेस्ट नहीं करते, मोर देन 60 ईयर से भी ज़्यादा हो चुका है। तो लगातार वो पर ईयर उनकी जो ग्रोथ रही वो 20% से लाते हैं। इस वजह से आज वो इतने बड़े इन्वेस्टर्स के रूप में जाने जाते हैं। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।